हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज की अपनी जो यूनिक टेस्ट सीरीज़ है उसका नंबर 8 और आज अपन बात करते हैं। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था अभिप्रेरणा और आज भी अपना टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। जो भी इस चैनल पर नए हैं, अपन बात कर सकते हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से सही कथन है। अब एग्ज़ाम आप सबको पता है नज़दीक है, तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों तक हम पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि हर क्वेश्चन आपके लिए अप्लाइड क्वेश्चन होता है कि आपको उस पर थोड़ा सा चिंतन और विचार करने की ज़रूरत पड़े और एग्ज़ाम में उसका काफ़ी बेनिफिट हो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन। आपको इनमें से जो सही कथन है उसको पहचानना है। इनमें से जो सही कथन है उसको पहचानना है। ए है यहाँ पे, किसी वस्तु की कमी आवश्यकता को जन्म देता है। ब, किसी वस्तु की अधिकता आवश्यकता को जन्म देती है। स, उपरोक्त दोनों कथन सही। और द है यहाँ पे, उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इनमें से जो सही कथन है वह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही कथन है वह है उपरोक्त दोनों। यानी किसी वस्तु की कमी हो तो भी आवश्यकता को जन्म देती है और किसी वस्तु की अधिकता हो तो भी वह क्या है, आवश्यकता को जन्म देती है। इसको एक उदाहरण से क्लियर करूँगा। जब हमारे शरीर में किसी वस्तु की कमी हो तो आवश्यकता का महसूस होना स्वाभाविक है। वो तो हम बहुत बार पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि किसी वस्तु की अगर हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो भी वो आवश्यकता का रूप ले लेती है और उस आवश्यकता के कारण हमारा शरीर जो है क्रियाशील या उसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा कोई ना कोई व्यवहार, अपन कह सकते हैं, कोई ना कोई व्यवहार करने लगते हैं। आप देखते हैं कि जब हम भोजन आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं तो भी वो हमारे लिए क्या है, उसको वापस वमन करना वो हमारे लिए क्या हो गया, आवश्यकता हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभिप्रेरणा का स्व प्रत्यय सिद्धांत वो किसने दिया? अभिप्रेरणा का स्व प्रत्यय सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, मैकडूगल, ब मैस्लो, स कार्ल रोजर्स, द मैक्लेलैंड एवं एटकिंसन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत अपन बात करें तो स्व प्रत्यय सिद्धांत दिया, या अपन कह सकते हैं ये जो कार्ल रोजर्स है वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। मैस्लो और जो कार्ल रोजर्स है ये दोनों ही मानवतावादी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इसने, कार्ल रोजर्स ने जहाँ अस्व प्रत्यय या आत्म प्रत्यय सिद्धांत दिया था और वहीं मैस्लो ने क्या है, आत्मसिद्धि सिद्धांत दिया था, या अपन कह सकते हैं उसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, क्रिया के पीछे कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? क्रिया के पीछे कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन देखिए इसमें। क्रिया के पीछे ए ऑप्शन है यहाँ पे उद्दीपक, ब ऊर्जा, स प्रेरक और द चिंतन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है प्रेरक। कोई भी व्यवहार होता है, अभिप्रेरणा की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक अवश्य होता है, चाहे वो जन्मजात प्रेरक हो चाहे वह अर्जित प्रेरक हो। तो हमारे कार्य करने के पीछे जो बल होता है उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में या मनोविज्ञान की भाषा में हम क्या कह सकते हैं, उसको प्रेरक, या अपन कह सकते हैं उसको अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, उद्दीपक की अगर बात करें, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर बात करें यहाँ पे उद्दीपक क्या है? उद्दीपक अपन क्रिया से पहले ही हमारे सामने उपस्थित होता है, क्रिया से पहले ही क्या है वो हमारे सामने उपस्थित होता है, और यह उद्दीपक क्या है वह हमें आकर्षित करता है और इसके कारण हम क्या है, अनुक्रिया करते हैं। तो हमारे क्रिया से पहले ही उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित होता है। और बाकी जो ऊर्जा है और जो चिंतन है इसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। हालांकि जो ऊर्जा है इसको हम सामान्य भाषा में तो कार्य करने वाला जो बल है
उसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं, वो हमारे लिए क्या, प्रेरणा एक तरीके से ऊर्जा का कार्य करती है। लेकिन हमारे कार्य के पीछे जो बल है उसे मनोविज्ञान की भाषा में अपन क्या कहेंगे, उसको प्रेरक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान से, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? तो इसका दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है आपके सामने प्रेरक, ब व्यवहार, स लक्ष्य, द अभिक्षमता। तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में आपको पता हो प्रेरक सबसे पहले आपको पता है शामिल होता है, और उस प्रेरक के कारण हम कोई ना कोई व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार के कारण ही हमें किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? एक व्यक्ति की कुशलताओं का अपन कह सकते हैं, या व्यक्ति का एक कौशल है जिसमें उसके जन्मजात सफल होने की संभावना रहती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में सही कथन नहीं है। देखिए जो नहीं वाले कथन वो आपके लिए एग्जाम में भी थोड़ी सी दुविधा बनकर आते हैं, और तो ध्यान रखिए इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ए यहाँ पे अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। ब है यहाँ पे अभिप्रेरणा साधन है ना कि साध्य। स ऑप्शन यहाँ पे अभिप्रेरणा जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, और द यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? सॉरी, इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है? तो दोस्तों इसमें यहाँ पे इसको आप नहीं ना समझे, अभिप्रेरणा के संबंध में सही कथन है। तो अभिप्रेरणा देखिए यहाँ पे ये भी कथन सही है। अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा साधन है ना कि साध्य। कल भी मैंने इसकी बात की थी, अभिप्रेरणा क्या हमारे लिए, व्यक्ति के लिए क्या है, साधन है ना कि साध्य। तो कथन तो ये भी सही है। और अभिप्रेरणा जन्मजात व अर्जित होती है, यानी कुछ अभिप्रेरणा हमारे लिए क्या जन्मजात है, और कुछ क्या है अर्जित होती है, यानी कुछ हमारे में जन्म से जैविक रूप से विद्यमान रहती है और कुछ हमारे लिए अर्जित है। तो यहाँ पे जो कथन कौन कौन से है सही, यहाँ अपन कह सकते हैं जो उपरोक्त चारों कथन है वही हमारे लिए क्या है, अपन कह सकते हैं चारों कथन ही क्या हो गए यहाँ पे हमारे लिए सही होगी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अभिप्रेरणा ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, और सभी सही है, यानी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखिए इसको सही कथन को मानना यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा करेक्शन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उपचार केंद्रित चिकित्सा क्लाइंट सेंटर्ड अपन कह सकते हैं साइकोथेरेपी का निर्माण किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए केटल, ब आइजेंक, स रोजर्स, द ऑलपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने अपन कह सकते हैं इस मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने किया था? कार्ल रोजर्स ने किया था। वैसे कार्ल रोजर्स का संबंध आप देखते हो कई जगह दिगम में भी कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत रहता है, यहाँ पे अभिप्रेरणा भी कार्ल रोजर्स का जो स्वप्रत्यय सिद्धांत चलता है, और व्यक्तित्व में भी इसका जो अपन कह सकते हैं स्वप्रत्यय सिद्धांत देखने को मिलता है। तो वैसे स्वप्रत्यय जो सिद्धांत है वो क्या है, अपन कह सकते हैं इसमें व्यक्ति अपने स्वयं की क्षमताओं या अपन कह सकते हैं उसकी अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों दोनों के प्रति एक वास्तविक समझ होती है, जिसे कहा जाता है स्वप्रत्यय, यानी दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी जो समझ होती है उसको क्या कहा गया है, कार्ल रोजर्स ने स्वप्रत्यय या अपन कह सकते हैं आत्मप्रत्यय। और उसने व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए एक थेरेपी बनाई थी, अपन कह सकते हैं जिसको क्लाइंट सेंटर्ड साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, छोटी सी बात करूँगा कि जो भी अपन कह सकते हैं मनोरोगी होता है और जो चिकित्सक होता है, उन दोनों के बीच में अनकंडीशनल एक व्यवहार होता है, जिसमें जो मनोरोगी होता है उस मनोरोगी को जो है इतना विश्वास दिलाई जाती है, यानी उसको ऐसा लगता है कि यह जो सामने वाला जो व्यक्ति है मनोचिकित्सक है वो हमारी भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है या अच्छे से समझ सकता है। तो जो मनोचिकित्सक है उसका भी व्यवहार उसके साथ अनकंडीशनल होता है, और एक तरीके से वो सामने वाले की जो है मनोरोगी उसकी मनोभावनाओं को समझने वाला होता है। ये चीज़ उसको सामने वाले मनोरोगी को एहसास होती है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारी भावनाएं समझ सकता है। इसके कारण वह अपनी जो सभी बातें हैं उन्मुक्त रूप से या खुलकर अपनी बात बताता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोचिकित्सा है जिसको अपन कह सकते हैं उपचार केंद्रित मनोचिकित्सा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
अभिप्रेरणा के संबंध में एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अनुप्रेरित कर सकता है, यानी इंस्पायर्ड कैसे कर सकता है। पुरस्कार से, जैविक प्रेरकों से, पुनर्मिलन से। तो आप सबको पता है कि एक जो शिक्षक है बच्चों को किन किन से अनुप्रेरित कर सकता है। पुरस्कार से तो अपन देखते हैं करते ही करते हैं। यहाँ पे जो जैविक प्रेरक है उसके लिए वो भी एक तरीके से क्या है, व्यक्ति को अनुप्रेरित करने का कार्य करते हैं। पुनर्मिलन है वह भी व्यक्ति को अनुप्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये प्रश्न अपन को ध्यान से समझना। कई बार हम सोचते हैं कि इसमें हो सकता है केवल अ हो या हो सकता है ब। तो ध्यान रखिए कि अनुप्रेरण अपन कह सकते हैं एक तरीके का इंस्पायर्ड करना। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो पुरस्कार, जैविक प्रेरणा जिसमें भोजन है, ठीक है, ये आ जाते हैं इसमें, पुनर्मिलन है। तो ये सभी क्या है, व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने। निम्न में से कौन सामान्यतः अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? यानी 3 इनमें से अर्जित है और एक अपन कह सकते हैं जन्मजात, या जन्मजात नहीं तो हम उसको स्वाभाविक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए है यहाँ पे घूमना, ब रुचियाँ, स प्रतिष्ठा, द पुरस्कार। तो आपको सोचना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है घूमना जो है वो अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। देखिए हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में, अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। देखिए रुचियाँ क्या है, अर्जित प्रेरक का उदाहरण। प्रतिष्ठा एक सामाजिक प्रेरक अपन कह सकते हैं, वो भी अर्जित है। पुरस्कार वो भी अर्जित है। लेकिन यहाँ पे जो घूमना है वो क्या है, स्वाभाविक प्रेरक है। घूमना क्या है यहाँ पे, स्वाभाविक प्रेरक है। ये कई बार अपन स्वाभाविक और जन्मजात को दोनों को समान मानते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है, बारीकी अंतर अपन कह सकते हैं। जन्मजात वो है व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। स्वाभाविक वो होते हैं जो प्रकृति में आने के बाद में, प्रकृति में आने के बाद में महसूस आते हैं, महसूस होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्वाभाविक। ज़्यादा बेटर ये रहेगा, न कि जन्मजात, न कि यहाँ पे जन्मजात। क्या बेटर रहेगा, स्वाभाविक। जन्मजात अपन कह सकते हैं जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, ये है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये उसके स्वाभाविक प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न में अपन कह सकते हैं या कथन में एकदम बारीक अंतर होता है, तो हर बारीकी क्लियर होना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके सामने। अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए है यहाँ पे रेंसन लिंकर्ट, ब गेट्स, से ड्रेवर और द जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है रेंसन लिंकर्ट। यानी ये परिभाषा किसने दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। निश्चित रूप से आपको इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य मिल सकता है जो दोनों टेस्ट अभिप्रेरणा के लिए है। पूरी कोशिश यही है कि ऐसा पेपर बने कि यानी अप्लाइड। हाँ, नेक्स्ट इसमें देखिए, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेंसन लिंकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपना जो अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपको सोचने के लिए विवश कर सकता है। तो देखिए आपका आंसर क्या होता है इसमें। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कॉल रोजर्स की स्वयं प्रत्यय अवधारणा से क्या तात्पर्य है? यहाँ ऑप्शन है, ए स्वयं की क्षमताओं व अक्षमताओं के बारे में जानना, ब स्वयं के साथ दूसरों की भावनाओं को जानना, से दूसरों के अचेतन मन को पहचानना, और द है उपरोक्त सभी। देखिए आप क्या करते हैं, इसका जो सही आंसर है वह है केवल ए। कॉल रोजर्स का जो स्वप्रत्यय सिद्धांत है, उस स्वप्रत्यय सिद्धांत क्या है, स्वप्रत्यय सिद्धांत। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत स्टूडेंट की संभावना रहती है गलत करने की। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कार्ल रोजर्स की अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है, तो उसने स्पष्ट रूप से कह रखा है कार्ल रोजर्स ने कि व्यक्ति स्वयं की क्षमताएं और अक्षमताएं क्या है, यानी वह स्वयं वास्तविक आत्म प्रत्यय, जिसे स्वयं की अच्छाइयों और बुराइयां या कमियां दोनों को पहचानो, वो उसका क्या है, वास्तविक स्वप्रत्यय। ठीक है, वो क्या है उसका वास्तविक स्वप्रत्यय।
यानी वास्तविक स्व प्रति स्वयं की क्षमताओं अक्षमताओं को पहचानना है, और एक होता है आदर्श स्व प्रति जो वह बनना चाहता है। तो इन दोनों के बीच की जो अपन कह सकते हैं दूरी को इन्होंने कार्ल रॉजर्स ने संतुष्टि का आधार माना था वैसे। और यहाँ पे स्वयं के साथ दूसरों की भावनाओं को जानना, वो है आपने पढ़ा हो तो बुद्धि का संवेगात्मक बुद्धि जो सिद्धांत है वहाँ पे ये चीज़ बात चलती है। और दूसरों के अचेतन मन को पहचानना, ये आपको पता है मनोगतिक सिद्धांतों के अंतर्गत, फ्राइड के सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, स्वयं की क्षमताओं अक्षमताओं के बारे में जानना, यानी वास्तविक स्व प्रति विकसित करना। दोस्तों ये थे आज के अभिप्रेरणा के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। और आपको आज की जो टेस्ट सीरीज है वो कैसी लगी, अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी मेरे लिए क्या पुनर्बलन के जैसा है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं आपके प्रॉपर बराबर देखते रहने से। ठीक है, तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज कल अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कल अपन बुद्धि का टॉपिक ले, या हो सकता है व्यक्तित्व से संबंधित या विकास से संबंधित कोई नया टॉपिक लेंगे। और उसके बाद में निर्मितवाद जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 30 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज करूँगा। उसमें केवल और केवल निर्मितवाद के क्वेश्चन होंगे, जिसमें बात करेंगे जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर के प्रश्न अनिवार्य रूप से रहेंगे। धन्यवाद।